कई बांग्लादेशी, तो ऐसे कई अवैध प्रकार से लोग यहाँ आकर बस रहे हैं। तो आप लैंड जिहाद कहिए, तो हर प्रकार से पहाड़ों को जो घेरने की साजिश है वो निरंतर चल रही है। लेकिन रामपुर, मुरादाबाद, दड़ियाल और न जाने कहां से आइडेंटिफिकेशन कुछ है नहीं, आते हैं सीधे लगाते हैं, बैठ जाते हैं, काम धंधा शुरू, पैसे आने लग जाते हैं। नितिन कार्की जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पूरा जो ये सिनेरियो है, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, कोर्ट की बात करें, प्रशासन की बात करें, तमाम जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और नितिन कार्की हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस पूरे जो चेंज है, जो ये पूरा बदलाव है, जिसके खिलाफ पहली आवाज भी उठाई थी। नितिन भैया, जो चेंज है यहाँ का नैनीताल की अगर हम बात करें, जनसंख्या जो बदलाव एकदम हम देख रहे हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखे, आपके भी पीछे कोशिशें देखी, ऐसा क्या इतना कुछ हो गया जो इतने प्रयासों में आपने एकदम लग गए? देखिए, सबसे पहले क्या है, हम लोग बचपन से यहाँ रहते हैं, तो जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो साजिश ही कहूंगा, उसके तहत प्लान करके बिल्कुल पहाड़ों को एक तरीके से कब्जाने की जो साजिश चल रही है, उसके तहत मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो टूरिज्म की पर्पज से, चाहे वो रोजगार की पर्पज से, चाहे वो आप लैंड जिहाद कहिए, तो हर प्रकार से पहाड़ों को जो घेरने की साजिश है वो निरंतर चल रही है। अब आप देखिए, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं नेपाल से लगी हुई हैं, इधर उत्तर प्रदेश से भी लगी हुई है, तो खुली सीमाएं हैं हमारी, खटीमा, और उसके आगे अगर आप देंगे नेपाल से तो चाइना से कई बांग्लादेशी, तो ऐसे कई अवैध प्रकार से लोग यहाँ आकर बस रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए नैनीताल पर्यटन क्षेत्र है, तो होता क्या है, जैसे आदमी आया है, स्वाभाविक है, अगर आइसोलेट होता तो हम लोग स्वभाव से पूछ लेते, भाई तुम कहाँ से आए हो, तो लेकिन होता क्या, घूमने आते हैं, वो एक बहाना होता है घूमने का, तो घूमने आए, अब आप हर किसी से पूछ नहीं सकते। अभी आप देखेंगे यहाँ पर फंड लगते हैं, तो करीब करीब वो 200-250-300 फंड लगते हैं, जिस पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट फाइल करा, 2 साल वो चला भी। लेकिन रामपुर, मुरादाबाद, दड़ियाल और न जाने कहां से आइडेंटिफिकेशन कुछ है नहीं, आते हैं सीधे लगाते हैं, बैठ जाते हैं, काम धंधा शुरू, पैसे आने लग जाते हैं, बात खत्म। प्रशासन को भी जाता है कुछ? प्रशासन जाता है नहीं जाता है इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बिना सपोर्ट के आपको लगता है कि ये सब चीजें नहीं कुछ संभव है? कुछ थोड़ा तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चैनल तो कुछ होगा, लेकिन हाँ, कंटेम्प्ट 2 साल चलने के बावजूद, जब कंटेम्प्ट कोर्ट में चला, माननीय उच्च न्यायालय के हमारे न्यायाधीश ने कहा कि भाई हम मौके पे आएंगे, तो उसके बाद सारी चीजें सामान्य हुई, लेकिन उसके बाद तुरंत फिर सारी चीजें बदल जाती है। अच्छा, तुरंत उसी डर रहे जी, फिर उसके बाद फिर वो सारी चीजें वहीं चल जाती हैं, फिर हम दोबारा नोटिस करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को लड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके बाद आप देखिए, टूरिज्म, जैसे नैनीताल पर्यटन है, अब हम पर्यटन कई प्रकार के होते हैं, आप लगा लीजिए, पिलग्रिम टूरिज्म होता है, एडवेंचर टूरिज्म होता है, हर प्रकार के टूरिज्म होते हैं। तो धीरे धीरे नैनीताल को अभी आप सोशल मीडिया में और इस तरीके से देखेंगे, तो एक प्रकार से ऐसा दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि नैनीताल में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो वक्फ की हमारी मस्जिदें हैं, या जो भी पुरानी चीजें हैं, वो बहुत सालों से एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, और यही पहले से, अच्छा हम बचपन से यहीं रहते हैं, तो हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, हमने भी देखा छोटी छोटी सारी चीजें थी, और अब जाके उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उसको एक टूरिज्म के रूप में खड़ा करा जाए, कि हाँ भाई, मतलब एक इस्लामिक पिलग्रिमेज का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करा जाए, ताकि लोगों का आकर्षण हो, लोग आए और यहाँ बैठे। अभी उसके बाद हम लोगों ने मेट्रोपोल, एक शत्रु संपत्ति थी, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और माननीय गृह मंत्री जी को भी लिखा। माननीय पुष्कर धामी जी की सोच थी कि भाई ठीक है, जो अवैध रूप से बसे हुए लोग हैं, जो बाहर से आए, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो उस पर बहुत प्रयास किया। तो उसके बाद करीब करीब 131 लोग वहां से हटाए गए, 131 मकान जो है, क्योंकि वो शत्रु संपत्ति में तो कोई आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार की कई और बस्तियां जो बस चुकी हैं, उनको शत्रु संपत्ति हर कोई नहीं समझता, जो कॉमन पीपल है, जो आम लोग हैं, हर कोई नहीं समझता। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को ये जरूर समझाएं कि शत्रु संपत्ति का क्या मतलब है। एक्चुअली शत्रु संपत्ति क्या है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो कई सारे नेशनल ऐसे थे जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए। अब जो पाकिस्तान चले गए, उनकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ रहेगी। वो तो दोनों देशों में हुआ। हाँ, वो दोनों देशों में। तो उसको फिर भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ के जो वंशज थे, जैसे पिता तो चले गए, लेकिन पुत्र यहीं रह गए, तो पुत्र यहाँ रह गए, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करी, क्योंकि जब सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दी, क्योंकि उनके जो पिता थे, जो उनके पूर्वज थे, वो सब बाहर चले गए। फिर उनके बेटे ने कहा नहीं भाई, हम तो यहीं रहते हैं, वी आर नेशनल ऑफ इंडिया एंड दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी वो लंबे थे सारे मामले, सरकार उनको शत्रु संपत्तियां घोषित कर चुकी है। तो इसी प्रकार से नैनीताल स्थित मेट्रोपोल भी शत्रु संपत्ति। तो आज वो शत्रु संपत्तियों पे इन लोगों ने अपना हक जो बाहर से कब्जा कर लिया। रहते थे, कहना नहीं ऐसा था, रहते थे, 20-20 सालों से रह रहे थे, 30-30 सालों से रह रहे थे, उनको निकाला है, सारे मकान तोड़े गए। 131 प्रशासन ने पूरी कार्रवाई करी, 131 मकान तोड़े गए हैं। अभी अगर करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, अगर तुरंत जो इस समय मौजूदा सिचुएशन है, वो क्या कहती है? देखिए, अभी
बहुत ज्यादा डेमोग्राफी में चेंज हुआ है। और कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे, आप भी शायद मुझे लगता है पहले भी कभी नैनीताल आए होंगे, तो अगर आप रेशियो देखेंगे, आप दुकानें ही देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि रेशियो ही इतना बड़ा है कि 70-30 का रेशियो मुझे लगता है 30 का रेशियो इतना आप अगर दुकानें ही काउंट कर लेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा ऐसा अंतर दिखेगा कि यार ये क्या हो गया। तो दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे कुछ समय पहले हम यहाँ नैनीताल में रहते थे, तो हमने कभी ऐसा अनुभव भी नहीं किया, क्योंकि सामान्यतः कोई भी धर्म का था, सब एक समान कपड़े पहनते थे। लेकिन इधर जो अब एडवांसमेंट हुए हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो धार्मिक बिल्कुल अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि भाई हम यहाँ हैं, तो कपड़ों का, पहनने का तरीका, टोपी, पैजामा, सब मतलब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। इसको मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी भारत में रहता है वो भारत का नागरिक है, लेकिन सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, सरकारी जमीनों को ही इस्तेमाल करना, मैं कह रही है आप जमीन खरीदी, आप रही है, क्यों आप अवैध कब्जा करते हो, आप जंगल में कब्जा करते हो, आप अवैध जमीनों पे कब्जा करते हो, आप चाहे धार्मिक स्थान हो, आपको धार्मिक स्थान भी अवैध बनाना है, जमीन पे कब्जा करके बनाना है, अवैध है क्या सामने। अब देखिए, अब इसमें निकालते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी हमने भी कई जगह हमने पूछताछ करी, आरटीआई लगाई है, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। नैनीताल इस समय किस मुहाने पर खड़ा है? अगर इस पर्टिकुलर क्षेत्र की मैं बात करूं, जो डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात की जा रही है, इस समय किस मुहाने पर खड़ा है? क्या लगता है आपको, कहां जा रहा है नैनीताल? दुकानों के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बता दिया कि कितना बड़ा रेशियो है। अगर आप टैक्सी ट्रैवल की बात करेंगे, वहां स्थिति यही है। अगर आप होटल्स की बात करेंगे, होटल्स लीज पे लिए जा चुके हैं, लगभग यही स्थिति है। और अगर आप आज फ्लोटिंग, क्योंकि नैनीताल का अगर जो मूल रहने वाला है, और एक फ्लोटिंग अगर आप आबादी की बात करेंगे, तो मुझे लगता है बराबर होंगे, ज्यादा कम तो नहीं होंगे। चल नहीं, आपकी क्या तैयारी है अब आगे किस तरह से? देखिए, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की। दूसरा, जहां हमसे होता है, हम प्रशासन के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से जो भी हम कर सकते हैं, हम उस पर लड़ते हैं। बाकी लोगों को तो जागरूक होना पड़ेगा जब तक, क्योंकि अगर कोई इस समाज को बदल सकता है तो वो लोग हैं, पब्लिक है। कोई कुछ नहीं कर सकता, पब्लिक को ही जागना पड़ेगा, तभी सारी चीजें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने झंडा बुलंद कर रखा है इसके विरोध में कि जो बदलाव नैनीताल की सरजमीन पर देखे जा रहे हैं, और तमाम, चाहे प्रशासन के थ्रू हो चाहे शासन के थ्रू हो, इस लड़ाई को लड़ने की जिम्मेदारी जिन कंधों ने उठा रखी है, ये आप उनको सुन रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सूरज अरोड़ा, नैनीताल।